आज हम पार्टीशन फंक्शन की फैक्टराइजेशन देखेंगे कि कैसे की जाती है। पार्टीशन फंक्शन की फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो हम पार्टिकल या सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसकी एनर्जी जो सी है वो सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज हो। जैसे कि आपको पता है हम अक्सर गैस मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे होते हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी पाई जाती है जो कि p²/2m होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसमें रोटेशनल मोशन आती है और फिर वाइब्रेशनल मोशन आती है। हम यहाँ पे ये सपोज करें कि रोटेशनल, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशनल मोशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या है कि जब सिस्टम रोटेशन में आता है तो रोटेशन की वजह से जो उसका एक सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल वो जनरेट करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल ऑफ कोर्स वाइब्रेशन मोशन को इफेक्ट करता है। लेकिन ये इफेक्ट क्योंकि स्मॉल होता है, ये एक स्मॉल फ्रैक्शन है फ्रीक्वेंसीज या एनर्जीज में, तो इसलिए इसको अभी हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हम अपनी एनर्जीज को लिख लेते हैं कि एनर्जी हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है। हम सपोज करें सब एनर्जीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हर एनर्जी किसी एक क्वांटम नंबर के जरिए हम जाहिर कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल एनर्जी जो सी थी वो h² π²/2ml² और n1² n2² n3² था। n1 n2 n3 जो सा था ना x y और z एक्सिस के अलोंग मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर थे। तो इसको हम सम ऑफ थ्री फंक्शंस लिख सकते हैं और वो थ्री फंक्शन n1 n2 और n3 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यानी हमारी एनर्जी थ्री नंबर्स पे डिपेंड कर रही है। रोटेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो h² L इंटू L+1 डिवाइडेड बाई 2 I थी। I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसको मैं फंक्शन ऑफ L लिख सकती हूँ। ये हमारा क्वांटम नंबर L है, इसके ऊपर डिपेंड करी है। इसको EL भी लिख सकते हैं। फिर वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी हमने देखी थी h⁻n+12, इसको En में लिख सकती हूँ। तो अब हमारा पार्टीशन फंक्शन जो सा होगा, पार्टीशन फंक्शन वो अब क्योंकि हमारे एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल मोशन की कंट्रीब्यूशन आ रही है और रोटेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे डिजेनरेसी है, तो हम डिजेनरेसी भी का फैक्टर भी यहाँ लिख रहे हैं GL e⁻⁻e टोटल kBt। तो ये ई टोटल जो हमारी है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल का सम है। तो ये समेशन जो ट्रांसलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग n1 n2 n3 था उस पर लिख दी, वाइब्रेशनल के कॉरस्पॉन्डिंग n था उसके ऊपर है, और L जो है वो रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है, और GL हमारा डीजेनरेसी फैक्टर है। तो ये ट्रांसलेशन वाला समेशन मैंने अलहदा कर लिया है और रोटेशन वाला अलहदा और वाइब्रेशन वाला अलहदा कर लिया। तो ये जो पार्टीशन फंक्शन का फैक्टर है इसको मैं जी ट्रांसलेशनल कह सकती हूँ, ये वाले फैक्टर को मैं जी रोटेशनल कह सकती हूँ, और ये वाले को मैं जी वाइब्रेशन कह सकती हूँ। तो हमारा पार्टीशन फंक्शन जो सा है वो प्रोडक्ट बन गया है तीन पार्टीशन फंक्शंस की। एक पार्टीशन फंक्शन ट्रांसलेशन की मोशन की वजह से, एक रोटेशन की वजह से और एक वाइब्रेशन की वजह से। इन जनरल अगर हमारे सिस्टम की एनर्जी डिफरेंट सब एनर्जीज के कम्बिनेशन से बनी होगी तो हर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो डिफरेंट पार्टीशन फंक्शन में एक फैक्टर आ जाएगा। और हमने टू एनर्जी लेवल सिस्टम किया था स्पिन के लिए, तो स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं और वो भी हमारे पार्टीशन फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको पता है स्पिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है जो एटम के अंदर होते हैं, और जो न्यूक्लियाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकती है। तो हमारे पास जो स्पिन की स्टेट्स होती हैं, स्पिन की स्टेट्स भी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इसका मतलब है वो भी पार्टीशन फंक्शन में एक फैक्टर ऐड करेंगी। लेकिन क्योंकि स्पिन की एनर्जी स्टेट्स में सेपरेशन बहुत लार्ज होती है, तो हम जो कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे वो फ्रोजन आउट होती हैं, तो हम उनको अभी कंसीडर नहीं करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें कि आप स्पिन को ही कंसीडर करें तो फिर स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी स्टेट लेनी पड़ेंगी, या आप हाई टेम्परेचर पे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट लेनी पड़ेगी। अब हाई एनर्जी आपको पता है ना वो आपकी स्पिन की एनर्जी की वजह से होगा, जो कि आपको पता है E=μ बी था मैग्नेटिक फील्ड, और उसके मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो μ/kB T ऐसा फैक्टर आएगा। तो ये जो फैक्टर होगा एनर्जी का
ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, वो हम स्मॉल या लार्ज इधर से डिटरमिन करेंगे। लेकिन अभी जो है ना, हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये स्पिन वाले फैक्टर को निग्लेक्ट करेंगे, तो हमारा वेट 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 जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो माइनस केबीटी लॉग जी होती है। तो लॉग में मेरे पास अब 3 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आ गई है, तो ये हर एक के ऊपर लॉग आ जाएगा, तो ये 3 नंबर्स का समेशन आ जाएगा। तो इसको, ये पहले पार्ट को मैं कह सकती हूँ कि ये फ्री एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन है, ये फ्री एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन है, और ये फ्री एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन है। एंट्रोपी भी क्या होगी? एंट्रोपी फ्री एनर्जी के डेरिवेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये भी 3 टर्म्स आ जाएंगी, तो मैं कह सकती हूँ कि एंट्रोपी जो है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आती है। तो ये हमारी एंट्रोपी जो सी है, ये 3 टर्म्स का सम है। अब स्पेसिफिक हीट जो है टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो भी 3 टर्म्स का सम होगी। एक स्पेसिफिक हीट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगी, एक रोटेशनल मोशन की वजह से, और एक वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आ रही है। तो हम कंक्लूड कि अगर हमारे सिस्टम में जो एनर्जी है वो डिफरेंट सब एनर्जीज का सम है, तो हमारी स्पेसिफिक हीट भी उस हर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक हीट का सम होगी। अब ये है कि आपको पता है गैस के केस में ट्रांसलेशनल मोशन तो हर वक्त रहती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पहले रोटेशनल मोड्स एक्टिवेट होते हैं, और फिर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोड जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। या अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू करूँ किसी गैस के लिए, तो पहले वाइब्रेशनल मोड या फ्रीक्वेंसीज फ्रीज आउट होंगी, और फिर रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज फ्रीज आउट होंगी। अगर बहुत ज़्यादा लो कर दें तो गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगी या सॉलिड हो जाएगी, तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन भी उसकी नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करेगी। आपकी बुक में 2 ग्राफ दिए हैं। एक हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने टेम्परेचर वर्सेस सीपी का ग्राफ दिया। सीपी हमने तो सीवी को स्टडी किया था, तो आपको पता है सीपी जो सी है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर हम यूजुअली सीपी मेजर करते हैं। वो सीवी प्लस आर होती है, और जो सा है वो के बी टाइम्स एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये हाइड्रोजन एटम की स्पेसिफिक हीट का ग्राफ इन्होंने दिया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करें, तो ये यहाँ पे जो सा था ना, हाइड्रोजन जो सा था लिक्विड था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो जब गैस बनता है तो ये थोड़ी सी पीक आती है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे इसका जो से हैं टेम्परेचर और इंक्रीज करें तो हमारे रोटेशनल मोड जो से है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये यहाँ पे रोटेशनल मोड एक्टिवेट हो गए हैं, तो ये लो टेम्परेचर वाला बिहेवियर है। जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर फिक्स वैल्यू के भी कंट्रीब्यूट करती है। तो पहले जो सी थी स्पेसिफिक हीट्स 5R/2 थी, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसका मतलब सीवी हमारी 3R/2 थी। और फिर जब हमने टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो फिर यहाँ पे दोबारा से हमारे वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो गए हैं, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो CP 7R/2 पे जाके फिक्स हो जाएगी। सॉरी, मुझे लगता है मैंने उलट कह दिया था। यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 5R/2 पे जाके फिक्स हो गई है। स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एट कांस्टेंट प्रेशर 5R/2 है, तो CV 3R/2 है। और यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 7R/2 है, तो CV जो सी थी वो 5R/2 थी। तो ये यहाँ पे फेज ट्रांजिशन थी। फेज ट्रांजिशन की वजह से भी एक बम्प आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे रोटेशनल मोड एक्टिवेट हुए हैं, और यहाँ पे हमारे वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो गए हैं सिस्टम के। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की दूसरी एग्जाम्पल, सॉरी मैं हाइड्रोजन एटम के लिए टेम्परेचर्स मेंशन करना भूल गई थी कि जो ये बॉइलिंग इसकी है 21 केल्विन पे होती है, और 100 केल्विन के अराउंड जो है ना उसके रोटेशनल मोड एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, और 200 के करीब पहुंच के वो फुली जो है ना सब के सब रोटेशनल मोड एक्टिवेट हो जाते हैं, और 1000 से अबव जाके कहीं वो उसके वाइब्रेशनल 1000 केल्विन, ये केल्विन में टेम्परेचर है, 1000 केल्विन से ऊपर जाके
वाइब्रेशनल मोड जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं और आई थिंक 3000 की रेंज में जाके सारी दोबारा से जो है स्पेसिफिक हीट जो है ना वो फ्लैट आ जाती है। ये फ्लैट वाला बिहेवियर जो है वो आपको पता है हाई टेम्परेचर वाला बिहेवियर था। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो सा था वो हमारी एक्सपोनेंशियल में माइनस ई रेज टू पावर ओवर के बी टी टर्म से आता था कि ये वाली टर्म लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 यानी लेस देन 1 वाला जो सा था वो हम लो टेम्परेचर लेते थे। सॉरी, ये टर्म अगर लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर हायर होगा और अगर ये टर्म ग्रेटर देन 1 होगी तो टेम्परेचर लो होगा। तो ये हम इस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग जो है ना लो और हाई टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। तो ऑफकोर्स वाइब्रेशनल मोशन के लिए लो एंड हाई टेम्परेचर डिफरेंट है और रोटेशनल मोशन के लिए लो एंड हाई टेम्परेचर की एक डिफरेंट डेफिनेशन है क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है जहाँ पे कि वो एक्टिवेट होती है। दूसरी एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोटेशनल पैरामीटर था थीटा रोटेशनल, यानी वो टेम्परेचर जिसपे कि उसके रोटेशनल मोड एक्टिवेट होते हैं वो 5.5 केल्विन है जो कि रूम टेम्परेचर से बहुत लो है। तो रूम टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी सारे उसके रोटेशनल मोड्स एक्टिवेट होते हैं। तो थीटा वाइब्रेशनल या जिसपे वो उसकी वाइब्रेशनल मोड्स एक्टिवेट होते हैं वो 3000 केल्विन के अराउंड है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 200 से 3000 तक है। तो अराउंड 6 to 700 केल्विन के दरमियान जो है वो वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होना शुरू होते हैं और 3000 पे जाके वो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर जाते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लिए था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी जो है ना रोटेशन उसके एटम्स रोटेट कर रहे होते हैं अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एट रूम टेम्परेचर। सो हाँ, ये मैं बुक से भी जो है ना ग्राफ दिखा सकती हूँ, बुक में ज़रा बेहतर शेप है। तो ये हमारा इसको जूम इन कर दूँ। तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट का ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस सीपी है। ये पहला बम्प जो सा था वो बॉइलिंग पॉइंट पे है। ये दूसरा जो इंक्रीज है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो है रोटेशनल मोड की एक्टिवेशन से है। तो ये लो टेम्परेचर जो सा था रोटेशनल मोड के लिए लो टेम्परेचर और ये रोटेशनल मोड के लिए हाई टेम्परेचर है, ये वाला नेक्स्ट बम्प। और इसके बाद ये कांस्टेंट बिहेवियर है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। और इसके बाद जब दोबारा कुछ टेम्परेचर की रेंज है जो कि 600 से आई थिंक 900 केल्विन तक है, वहाँ तक फिक्स कंट्रीब्यूशन। और फिर इसके बाद दोबारा वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होते हैं तो दोबारा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे जो हमारा है वो 400 से स्लो सी स्लोप नज़र आती है। तो 400 से वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होते हैं और ये आई थिंक 2000 केल्विन तक जाके वो फुली सारा जो है उसका हाई टेम्परेचर आ जाता है और यूँ हाई टेम्परेचर पे केबी की कंट्रीब्यूशन आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।